कार्यक्रम संयोजक हैं डॉक्टर दर्शना जैन, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, एवं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, जयपुर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, एवं हमारी जो आयोजक संस्थाएं हैं अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद, त्रिलोक उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, शाकाहार गैलरी ओम टावर जयपुर राजस्थान, धर्मोदय विद्यापीठ सागर मध्य प्रदेश, समन्वय वाणी फाउंडेशन जयपुर राजस्थान, एवं कार्यक्रम पुण्यार्जक हैं मनीषा जैन, त्रिवेणी नगर जयपुर राजस्थान। मैं सभी संस्थाओं का और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एवं ये जो हमारे जिज्ञासाएं अलग अलग पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से जो प्राकृत की शंका समाधान है ये आई हुई हैं, मैं चाहूंगा कि पंडित जी इनकी समाधान प्रॉपरली करेंगे। मैं सबसे पहले पंडित जी से चाहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा है तो 2 शब्द अपने कहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। वैसे तो विशेष अलग अलग मतों में गुरु की अलग अलग वर्णन किया गया है, पर जैन मत गौतम गणधर पहली बार भगवान महावीर स्वामी से मिले, इसलिए से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज हम गुरु का ही गुणगान करके इस मीटिंग को, इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का गुणानुवाद करते हुए, नाम पता चलता नहीं कोई धाम, नाम पता चलता नहीं कोई धाम, चलते फिरते संतों में है इनका नाम, चलते फिरते संतों में है इनका नाम। कोई कहे वीरा और कोई कहे राम, कोई कहे वीरा और कोई कहे राम, ऐसे विद्यासागर को मेरा प्रणाम, ऐसे सुधा सागर को मेरा प्रणाम। बोले देवादिवादिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आज का इस कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। संयोजक महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज जो हमारे पास काफी सारी शंका आई हुई हैं, सबसे पहले मैं एनसी जैन साहब बेंगलोर से यदि जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं आ रहा है, एनसी जैन साहब बेंगलोर, मेरे ख्याल से नहीं है। इनकी शंका है प्राकृत साहित्य में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, इसका प्रचलन कब से आरंभ हुआ। आज जैसे गुरु पूर्णिमा है तो मैं हमारे विशेषज्ञ से अनुमति चाहूंगा कि इसका शंका का समाधान करें। एनसी जैन साहब बेंगलोर से इन्होंने बहुत अच्छा जिज्ञासा प्रस्तुत की है और समसामयिक जिज्ञासा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि गुरु का गुणगान या गुरु हम किसे माने। तो उन्होंने सटीक पूछा हुआ है कि प्राकृत साहित्य में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो जब हम प्राकृत साहित्य के वर्धमानचर्यु इत्यादि ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, जिसमें भगवान महावीर स्वामी का वर्णन प्राप्त होता है, उस समय एक प्रसंग उत्पन्न होता है कि भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वैशाख के 6 दिन बाकी बचे हुए हैं और जेठ महीना और आषाढ़ महीने के 30 दिन, ऐसे 60 दिन और 66 दिन तक जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्योंकि जब केवल ज्ञान भगवान को प्राप्त हो जाता है तो समोसरण की रचना करने के बाद तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नियम से खिरती है। परंतु इसके लिए भी एक नियम है, या तो मुख्य श्रोता होना चाहिए या गणधर की उपस्थिति होनी चाहिए, तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। उस समय भगवान महावीर स्वामी के सामने ना तो मुख्य श्रोता श्रेणिक था और ना ही कोई गणधर था।
तब 66 दिन तक भगवान मौन रहे कि उनकी दिव्य ध्वनि को झेलने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में जब गौतम स्वामी जो थे वह 500 शिष्यों के साथ एक आश्रम में निवास कर रहे थे, और इंद्र को जब अवधि ज्ञान से ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान की दिव्य ध्वनि इस कारण से नहीं खिल रही है, तब उन्होंने जाकर के गौतम को जाकर कहा कि मेरे गुरु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो मौन हो गए, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कृपया करके उनसे कुछ शास्त्रार्थ करो। तो उन्होंने कहा कि कैसे मौन हो गए हैं। तब उन्होंने ये बात रखी कि मौन इसलिए हो गए हैं, किस लिए मौन हो गए हैं। जब ये बात उन्होंने रखी तो उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे थे वो। तो एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मरहद विरिसै प्रत्येति श्रद्धाति। ये पूरा सूत्र जब उन्होंने 4 लाइन का बोला तो गौतम गणधर का दिमाग काम नहीं किया। उसने कहा कि क्या है, अब मैं कैसे कह दूं, कि मना कैसे कर दूं। तब गौतम गणधर ने कहा कि मैं तुमको क्या समझाऊं, चलो तुम्हारे गुरु को जाकर के समझाता हूं, उनको शास्त्रार्थ करके उनको शास्त्रार्थ में हराऊंगा। और गौतम गणधर अपने 500 शिष्यों के साथ ब्राह्मण वेश में थे, 500 शिष्यों के साथ जब वह भगवान के समोसरण में गए और मान स्तंभ को देखा तो उनका मान चूर चूर हो गया। उनको उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वह भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने, और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु स्वीकार किया। उस दिन से गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो गया और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि उसके बाद से चालू हुई। तब से संसार में इसका प्रचलन होते आ रहा है। इन्हें भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए और उनके 12 साल और पहले जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसे 2500 से अधिक वर्ष भगवान महावीर स्वामी 2546वां मोक्ष कल्याणक चल रहा है, उससे 12 साल और पहले लगाने पर हमें ज्ञात हो जाएगा कि भगवान महावीर स्वामी के उस समय से गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रचलित है। नेक्स्ट के लिए एनसी जैन साहब बेंगलोर से, जो इनकी शंका का समाधान हो गया होगा, यदि नहीं हुआ होगा तो उनकी शंका का समाधान हो गया है। इनको हम जैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके इनके पास पहुंचा देंगे। अगली शंका के लिए मैं लेता हूं श्रीमती उषा टोंगिया, केकड़ी, राजस्थान से। यदि वो हैं तो उषा जी हैं, उनका माइक खोल दें एक बार। उषा जी का समाधान माइक खुला हुआ है। उषा आंटी अपनी शंका प्रस्तुत करें। उषा जी टोंगिया हमारी आवाज सुन रही हैं? अपने वहां से म्यूट खोलें। आवाज नहीं आ रही भैया? आवाज नहीं, आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिएगा। जय जिनेन्द्र साहब जी, दर्शन जय और प्रार्थना में क्या संबंध है? वीर शास्त्री जयंती और प्राकाचार में क्या संबंध है? उषा जी ने ये भी समसामयिक क्वेश्चन पूछा है, जिज्ञासा प्रस्तुत की है कि वीर शासन जयंती और प्राकृत साहित्य में क्या संबंध है। आखिरकार प्राकृत साहित्य इतना विशाल है और वीर शासन जयंती गुरु पूर्णिमा के जस्ट दूसरे दिन से प्रारंभ होती है, जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खीरी। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान महावीर स्वामी इन्हें तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि उनकी खिरती है तो अर्धमागधी भाषा में खिरती है। इन्हें उनकी ओंकार रूप ध्वनि खिरती है, परंतु मागध जाति के देव उस ध्वनि को, ओंकार रूप ध्वनि को 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में परिवर्तित कर देते हैं। वह भाषा थी अर्धमागधी भाषा, और अर्धमागधी भाषा प्राकृत के 6 विभागों में से एक विभाग है। तो हम ये कह सकते हैं
कि प्राकृत साहित्य उस दिन से उद्गम में आया, इन्हें प्राकृत भाषा की उस दिन से उत्पत्ति हुई जिस दिन से भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि खीरी। वह वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। आज वर्तमान में विभिन्न जगह पर श्रुत पंचमी को प्राकृत दिवस के नाम से जाना जाता है, परंतु एक्चुअल में प्राकृत भाषा का उद्गम, यानी ये कहें कि भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम उपदेश जो दिया गया था वह वीर शासन जयंती के नाम से दिया गया। हम आपको एक बात और ये बताना चाहते हैं कि शासन काल क्या है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान भगवान पार्श्वनाथ के शासन में हुआ। जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है और प्रथम देशना जब भगवान बोलते हैं, उस दिन से उनका शासन काल चालू हो जाता है। यानी भगवान आदिनाथ को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान आदिनाथ ने उपदेश दिया, तो अजितनाथ भगवान जब तक उपदेश नहीं देंगे पहला, तब तक उनका शासन काल आदिनाथ भगवान का माना जाएगा। यानी अजितनाथ भगवान भी आदिनाथ भगवान के शासन काल में उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ के शासन काल में भगवान महावीर स्वामी उत्पन्न हुए, और जब भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि खीरी, वह वीर शासन जयंती के दिन से उनका शासन काल चालू हो गया। और अब 24वें तीर्थंकर के बाद 25वां तीर्थंकर होता नहीं है, तो जब उस सर्पणी का पहला तीर्थंकर पैदा होगा और वह केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और दिव्य ध्वनि खेरेगी, उस समय तक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चलता रहेगा। तो ये वीर शासन जयंती अभी चालू है, और छठा काल, फिर छठा काल, पंचम काल, चौथा काल, जब सैनिक राजा पहला तीर्थंकर बनेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वह दिव्य ध्वनि खेरेगी, तब उस भगवान महावीर स्वामी का शासन काल खत्म होगा और सैनिक राजा पद्म नाम के तीर्थंकर का काल प्रारंभ होगा। नेक्स्ट के लिए अब मैं अगले शंका के लिए जयपुर से श्रीमती बबीता जी लोहाड़िया जी को बुलाता हूं, वह अपनी शंका का प्रस्तुत करें। बबीता जी लोहाड़िया जयपुर से, आवाज आ रही है बबीता जी? जय जिनेन्द्र। बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बबीता जी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अपनी शंका रखें। हाँ, पिछली जिज्ञासा में मेरा जो समाधान नहीं हो पाया था, मैं उसी को वापस रख रही हूँ। प्राकृत कथा साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि प्रत्येक शुभ कार्य फल अर्थात देवों में सागर पल्ली की आयु का वर्णन आता है, और ये सागर पल्ली क्या है, मुझे इसका समाधान करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ शुभ का फल और अशुभ का फल दोनों होता है। इन्हें कोई भी नायक हो या खलनायक हो, शास्त्र में दोनों चीज होती है, क्योंकि नायक खलनायक के बिना अधूरा है और खलनायक नायक के बिना अधूरा है। नायक हमेशा शास्त्रों में शुभ कार्य करता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है, जबकि खलनायक जो है वह अशुभ कार्य करके नरक की प्राप्ति करता है। तो सागरों की और पल्लियों की जो आयु है, नरक में तो सागरों की आयु से चालू होता है, स्वर्गों में जो देवता लोग होते हैं उनकी आयु सागरों की होती है, और जो देवियां होती हैं उनकी आयु पल्ली की होती है। और दूसरी बात होती है, जो उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जघन्य भोगभूमियां हैं, वहां पर भी पल्ली की आयु होती है। तो स्वाभाविक है कि जो भी शास्त्र पढ़ेगा, जब उसे ये बात पता ही नहीं है कि सागर और पल्ली क्या होता है, तो वह तो असमंजस में पड़ जाएगा। तो स्वाभाविक आपकी जिज्ञासा है कि सागर पल्ली क्या है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप स्वर्ग जाकर या नरक जाकर देखें कि सागर पल्ली क्या है, क्योंकि भगवान ने जब दिव्य ध्वनि में जो बात कही है और आचार्यों ने जब शास्त्रों में वो बात लिखी है, तो वह 100% सत्य है, और उसे हम प्रमाण मान करके श्रद्धान करें और उस बात को अपन जाने। तो समय क्या होता है, सबसे छोटी इकाई काल की होती है समय। एक बार आंख पलकने पर असंख्यात समय हो जाता है, और इन असंख्यात समय का
एक आवली काल होता है। आवली काल यानी एक उंगली से जब अपन दूसरी एक चक्कर लगाते हैं, इतने में जितना काल होता है वह आवली काल कहलाता है। इस आवली काल में एक समय जोड़ देने पर अंतर मुहूर्त जघन्य चालू हो जाता है और 48 मिनट में 2 समय कम करने पर वह अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट में होता है। फिर मुहूर्त 48 मिनट का होता है, फिर घंटा आता है, घड़ी का घंटा बनता है। इस प्रकार से घंटे से दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष इत्यादि बनते हैं। अब अपन को ये देखना है, क्योंकि ये बात जाने बिना हम सागर बताएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा चीज है। सागर और पल्य सबसे पहले आता है। शास्त्रकार ने कहा है कि 1 योजन यानी 2000 कोस का एक गड्ढा खोदो, उतना ही लंबा हो, उतना ही चौड़ा हो, उतना ही गहरा हो। भोग भूमि में जो पैदा हुआ मेढ़ यानी भेड़ जो होती है, उसके नवजात शिशु का जो बाल होता है, उस बाल के इतने टुकड़े करो कि वह दूसरा टुकड़ा ना हो और उन बालों से उस गड्ढे को भरो और भर देने के बाद उसमें से चक्रवर्ती की सडांग सेना निकल जाए तो भी वह गड्ढा ना दबे। फिर 100 साल के बाद आप एक बाल निकाल के अलग रख दीजिएगा, फिर 100 साल इंतजार करें, फिर बाल निकाल के अलग कर दीजिएगा। इस प्रकार से जब वह गड्ढा खाली हो जाए तब उसे कहते हैं व्यवहार पल्य, उसे कहते हैं व्यवहार पल्य। उसके बाद व्यवहार पल्य का ही अद्धापल्य बनता है, असंख्यात गुना। असंख्यात गुना अद्धापल्य का फिर व्यवहार पल्य, अद्धापल्य और उत्कृष्ट पल्य बनता है। इस प्रकार से पल्य 3 प्रकार के हो गए। अब इन्हीं असंख्यात पल्यों का सागर होता है। असंख्यात पल्यों का सागर होता है, या आप ये समझें कि सागर में जितना जल है, सागर की एक बूंद को आप 100 साल माने और उसकी जितनी बूंदें हैं उसमें 100 का गुणा कर दीजिएगा, जितना भी टाइम आएगा वह सागर है। कहने का अर्थ ये है कि असंख्यात वर्षों का सागर होता है, जिसकी हम काउंट नहीं कर सकते। अनंत नहीं है, खत्म होगा, परंतु असंख्यात वर्षों का सागर होता है। छोटे से पुण्य से बहुत बड़ी चीज प्राप्त करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शास्त्रकारों ने इस प्रकार से सागर और पल्य की आयु एक पुण्य और पाप के छोटे से फल को, यानी कहना चाहता हूं कि मुनि महाराज को 1 ग्रास 2 ग्रास भोजन देने से उत्कृष्ट भोग भूमि का 3 पल्य की आयु प्राप्त होती है और सुख प्राप्त करते हैं। यदि 1 रोटी देने से 1 ही रोटी मिलती तो कोई आहार दान ना देता, परंतु 1 रोटी देने से असंख्यात वर्षों तक पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इस कारण से शास्त्रकारों ने पुण्य का इतना महत्व बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा हो गया होगा, बहुत ही अच्छी शंका थी। और मैं अगली शंका के लिए श्रीमती मालती देवी जैन, यदि मालती देवी जैन जुड़ी हुई मेरे को हाथ ऊपर कर दें। माइक भैया, बोलिए। वर्तमान में भैया जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। वर्तमान भैया मेरी ये शंका है कि वर्तमान में विवाह में वर के लिए कन्या के साथ कुछ धन और वस्तु दी जाती है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। वर्तमान परिस्थितियां बदली, कुछ स्थानों पर कन्या का पिता धन देता नहीं लेता है और वर धन देकर कन्या से विवाह करता है। क्या ऐसा कोई उदाहरण प्राकृतिक साहित्य में मिलता है? आपकी शंका भी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार है। कन्या जो वर पक्ष होता है वो धन मांगता नहीं है, एक नियम है, परंतु पिता अपनी पुत्री के सुख सुविधा के लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप देता है। इसे वरदान कहते थे, यानी जो कुछ देता था दहेज कहलाने लगा। आज तो जो मांगते हैं दहेज तो वह आपराधिक कोटि में आता है, परंतु आज वर्तमान में जहाँ कन्याओं की कमी होने लगी तो कुछ हमारे ही जैन बंधु लोग कहीं बिहार से, उड़ीसा से, कहीं तमिलनाडु से
लड़कियां लेके आते हैं, लड़की के पिता को धन देते हैं और लड़की लेके आ जाती है और विवाह कर लेते हैं। तो ये वर्तमान में परंपरा चल रही है। परंतु ये परंपरा कब से चल रही है? क्योंकि साहित्यकारों ने हर चीज का आकलन किया है। जहां अभी एक उदाहरण मैं अभी अनुवाद कर रहा था, कहकोसू नामक एक ग्रंथ है, उसका अनुवाद डॉक्टर दर्शना जैन कर रही हैं, तो उसको मैं चेक कर रहा था, तब एक उदाहरण आया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात आज भी लागू हो रही है। कैसा उदाहरण था कि एक पिता समृद्ध था, परंतु उसके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तो एक दरिद्र ब्राह्मण था जिसकी बहुत सुंदर बेटी थी। तो उसने अपने बेटे की शादी करने के लिए उस दरिद्र ब्राह्मण को पैसे दिए और पैसे देने के बाद उसकी बेटी ले ली और अपने बेटे का शादी कर दी। अब बेटा जो था स्वस्थ था, परंतु जो कन्या आई वह कुछ दिनों के बाद बीमार हुई और 1-2 हफ्ते के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो जिस लड़के के बाप ने, लड़के के पिता ने जो धन दिया था, तो लड़की के पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और तुमने धन लिया था, तो वह धन मुझे वापस दो, कि तुम्हारी बेटी तो मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तुमको पता था कि बीमार है, उसके बाद भी तुमने विवाह किया और मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसलिए तुम मुझे धन वापस दो। तो उस पिता ने क्या किया, उस धन से उसका गले का हार बनवाया और उसकी अर्थी में रख दिया। चले इस अर्थी से अब ये जो सोना है स्पर्श कर चुका है तो इसे कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हें चाहिए तो निकाल के ले जाओ। अब वो बड़ा कंजूस था, उसने वो सोना निकाल के ले गया और जाकर के बाजार में बेचा तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि अर्थी से उठाया हुआ धन है, ये सभ्य समाज में अछूत है, इसको नहीं लेंगे। इस प्रकार से धन की नश्वरता बताने के लिए एक उदाहरण वहां पर प्रस्तुत हुआ कि कैसे लोग अपनी बेटी को धन लेकर के शादी करते थे। तो ऐसा प्राकृत में उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसे निकृष्ट विवाह की कोटि में रखा गया है। जब कोई उपाय ना बचे, यानी उस बेटे की शादी का कोई उपाय ना बचे, तब जाकर के उसने धन देकर के कन्या खरीदी। इस प्रकार से प्राकृत साहित्य में ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है। ऐसा एक उदाहरण और प्राप्त होता है जहां मनुष्य भाव की नश्वरता के लिए होता है। वहां भी बेटी को खरीदा गया था और बाद में जब वह आरिका बन गई तो पिताजी से जाकर के धन मांगने लगे। ऐसा भी एक उदाहरण प्राप्त होता है। इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से पंडित जी ने उदाहरण देके आपकी शंका का समाधान किया। और मैं अब अगली शंका के लिए, यदि मनीषा जी जैन त्रिवेणी नगर से हों, मेरे ख्याल से नहीं दिख रही है मेरे को, मैं ही पूछ लेता हूं इनका प्रश्न। वर्तमान समय की राजनीति पर प्राकृत साहित्य मनीषा जी का बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। एक मैं वापिस आपको 1 मिनट में ये आपको रिव्यू कर देता हूं कि यदि ये आज की मीटिंग ये 40 मिनट तक चलेगी, उसके बाद आपको फिर से रीज्वाइन करनी पड़ेगी। आईडी और पासवर्ड सेम है यहाँ। हाँ, ये अपन ने जो मीटिंग ली है वो 40 मिनट ही चलती है। तो सभी लोगों को मैं पहले से बता देता हूँ, 40 मिनट के बाद यदि मीटिंग खत्म होती है तो आप पुनः आईडी और पासवर्ड डाल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मनीषा जी ने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की कि वर्तमान राजनीति पर प्राकृत साहित्य का प्रभाव क्या है। मैं कहना यह चाहता हूं कि प्राकृत साहित्य का ही प्रभाव है जो वर्तमान में हर जगह दिख रहा है। आज वर्तमान में अपन लोक शासन व्यवस्था देखते हैं कि जनता को पूरा मतदान डालने का अधिकार होता है और वह कभी भी चाहे तो किसी अपराध प्रवृत्ति वाले नेता को बहिष्कृत करके जेल पहुंचा सकता है और उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। अभी अपन ने पिछले शासन काल में दिल्ली में देखा था,
कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कुछ नेता फर्जीवाड़े में पकड़े गए और उनको जेल में डाल दिया गया और उनकी विधायकता समाप्त कर दी गई। ऐसा ही एक उदाहरण प्राकृत साहित्य में मिलता है। जब जिनदास नामक सेठ सम्यक्त वर्धनी कथा सुनाता है तो उस समय एक कथा वो सुनाता है कि एक राजा अपने ही अधीन किसी नगर पर जाकर के लोगों से चर्चा कर रहा था कि आप लोग सब सुखी हैं क्या। तो लोग कह रहे थे कि कोतवाल महोदय के प्रसाद से हम सब सुखी हैं। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि कोतवाल मेरे अधीन है और लोग कह रहे कोतवाल महोदय के प्रसाद से हम सब सुखी हैं, तो मुझ राजा के प्रसाद से कोई सुखी नहीं। तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो उसने कहा इस कोतवाल को सबक सिखाना पड़ेगा। इसके कारण से लोग राजा को भूल गए और कोतवाल को याद रखे। तो कोतवाल को रात में ही जहां कोतवाल चौकीदारी कर रहा था उसी एरिया पर राजा, मंत्री और पुरोहित ये तीनों लोग घुसे और दीवार को सेंध मार के दीवार में छेद करके किसी के घर में चोरी करके आ गए। और राजा ने दूसरे दिन सभा बुलाई और कहा कोतवाल तुम्हारे काल में चोरी हुई है, 7 दिन के अंदर यदि चोर को नहीं पकड़ते हो तो तुमको सजा मिलेगी। कोतवाल जाकर छानबीन करता है और छानबीन करने के बाद उसको जनेऊ प्राप्त हुआ, जूतियां प्राप्त हुई और एक कटारी प्राप्त हुई। तो उसने पहचान लिया जूतियां तो राजा की हैं, जनेऊ पुरोहित का है, जो कि पहले उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण होते थे वो सोने का जनेऊ पहनते थे और जो निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के ब्राह्मण होते थे चांदी का पहनते थे और जो निम्न वर्ग के ब्राह्मण होते थे वो इन्हें धागे का पहनते थे। तो उसने जान लिया कि ये तो मंत्री का है, पुरोहित का है, और कटारी जो है वो राज चिन्हित है तो ये मंत्री की है। उसने राजा को बहुत सारी कथाओं के माध्यम से समझाया, राजा नहीं समझा। राजा ने बार बार हिदायत दी। पहले दिन वो गया, चोर पकड़ में आया क्या, उसने राजा को एक नई कथा सुनाई कि राय साहब इस प्रकार से शासक जो है यदि अन्यायी हो जाएगा तो क्या होगा। फिर दूसरे दिन सुनाई, तीसरे दिन सुनाई। जब नहीं समझ में आई उसको, वो अपनी जिद से नहीं डिगा, तब उसने जाकर के राजा के जनेऊ, कटारी और जूतियां प्रस्तुत की। तो जनता ने राजा को काला मुंह करके देश से बहिष्कृत किया और अपने बेटे को, राजा के बेटे को राजा बनाया और रानियों ने अपने पति को छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ ये है राजनीति पर पहुंचकर भी यदि अन्याय करता है व्यक्ति तो उसको राजपद से च्युत होना पड़ता है। तो प्राकृत साहित्य का ये प्रभाव है कि आज भी मंत्री, विधायक, सांसद इत्यादि यदि अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त देखे जाते हैं तो उनको लोकतंत्र में बहिष्कृत करके उनकी सदस्यता छीनने का अधिकार है। ये सबसे बड़ा उदाहरण प्राकृत साहित्य का लोकतंत्र में हमें दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी राजनीति की बात प्राकृत साहित्य में प्राप्त होती है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। अपने पास समय कम होता है इसलिए एक आध उदाहरण से अपन समझा सकते हैं। नेक्स्ट में मनीषा जी की शंका का समाधान हो गया होगा। मैं अगली शंका के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान दिलीप पाटनी, तेजपुर, असम। यदि वो हों, यदि वो जुड़े हुए हों। दिलीप पाटनी जी उपस्थित नहीं हुए हमारे साथ। दिलीप पाटनी साहब नहीं है, मैं ही उनकी शंका का समाधान आपसे पूछ लेता हूं। क्या प्राकृत साहित्य में आर्थिक लाभ, व्यापारिक की वृद्धि के विषय में कोई विशेष चर्चा प्राप्त होती है? देखिए, प्राकृत साहित्य इन उदाहरणों से अगाध भरा हुआ है। प्राकृत साहित्य में व्यापार कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हम सब वैश्य हैं और हम सब के यहाँ पर व्यापार होता है। यदि हम प्राकृत साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें व्यापार करने की कला प्राप्त होगी कि हम कैसे व्यापार करें। संस्कृत में एक उक्ति आती है कि कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो अन्याय से किया हुआ धन जो एकत्रित करता है 10 साल तक वो अपना उसका उपभोग करता है। 11वें साल वह धन सूद सहित चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये, अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन कभी ठहरता नहीं। तो प्राकृत साहित्य सबसे पहले तो ये शिक्षा देता है। जैसे सेठ सुदर्शन, कई सेठों के उदाहरण आते हैं।
जिनदास सेठ का उदाहरण आता है, चारुदत्त का उदाहरण आता है, रुद्रदत्त का उदाहरण आता है कि अन्याय करके रुद्रदत्त ने किस प्रकार से धन अर्जित किया, और वह जब विदेश से लौट रहा था तो उसकी नाव फूट गई और सारा धन समुद्र में ही बह गया। यानी कहने का अर्थ है कि भाग्य अपने पास नहीं है, पुण्य का हम अर्जन नहीं करते हैं, और केवल धन संपत्ति कमाने में केवल पाप ही पाप का अर्जन करते हैं, तो वह धन संपत्ति जो प्राप्त हो जाती है पाप के उदय आने पर पानी में मिल जाती है। तो प्राकृत साहित्य एक अच्छा संकेत देता है कि हमें धन संपत्ति कमाने के साथ साथ पुण्य का भी अर्जन करना चाहिए। यदि हम धन संपत्ति अकेला कमाएं और पुण्य का अर्जन ना करें तो वह धन संपत्ति उपभोग नहीं कर पाते। उपभोग करने के लिए पुण्य बहुत जरूरी है। तो व्यापार यदि हम करते हैं तो अन्याय से रहित होकर के व्यापार करें। व्यापार की एक सीमा होती है, जैसे प्राकृत साहित्य में वर्णन प्राप्त होता है कि कोई व्यक्ति व्यापार करता था तो घर से भोजन करके निकलता था और शाम को आकर के घर में भोजन करता था। इन्हें व्यापार का एक सीमा थी कि भोजन करने के बाद घर से निकलना है और भोजन करने से पहले घर पे आना है। अब आज हम देखते हैं लोग भोजन पानी तो छोड़ देते हैं, सुबह 6 बजे से ही व्यापार में लग जाते हैं। एक गोटे गांव नाम का एक गांव है जबलपुर के पास। एक पुरानी घटना बताता हूं आपको कि एक बूढ़े दादाजी रोज सुबह 5 बजे से दुकान खोल लेते थे। मुनि महाराज जब शौच करने जाते थे तो उनसे पूछा कि भैया दुकान क्यों खोल ली, अभी कोई ग्राहक आ रहा है क्या? अरे वो ऐसी बात है, कोई भूला भटका आ गया तो इसलिए दुकान खोल ली। कितनी बिक्री हो जाती है? बिक्री कुछ नहीं होती, मैं आ गया तो। इस आस से लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं। परंतु मेरा कहना है कि यदि पुण्य नहीं है तो दुकान नहीं आए चलेगी, तो पुण्य भी अर्जन करना है। तो हमें भोजन जब हम करें तो भोजन करने के बाद दुकान में जाएं, और याद रखें कि शाम का भोजन करने से पहले हमें घर आना है। ये एक व्यापार का सिस्टम था, क्योंकि हम व्यापार करें, धन कमाएं और रात्रि भोजन करें तो वहां पाप का अर्जन करते हैं, और व्यापार करने से पाप का अर्जन होता है। तो दोनों जगह पाप का अर्जन हो रहा है, तो हम जो धन कमाएंगे उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो व्यापार करने के साथ साथ पुण्य का अर्जन करना चाहिए। समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि हमें कितने टाइम तक व्यापार करना है। रात दिन हमें व्यापार नहीं करना है, तो हमें अपनी समय सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए। एक व्यापार का सिस्टम है। किन वस्तुओं का हमें व्यापार करना है? तो प्राकृत साहित्य कहता है जो वैश्य परिवार था वह उत्तम वस्तुओं का व्यापार करता था। ऐसे व्यापार नहीं करता था जिसमें जीव हिंसा अधिक होती। जैसे सेठ सुदर्शन व्यापार करता था, हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। तो जितने भी सेठों को उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं वह सब सोना चांदी खनिज वस्तुओं का व्यापार करते थे। इसी प्रकार से यदि निम्न वस्तुओं में आए तो व्यापार करने के लिए कपड़े की वस्तु है, उसका व्यापार कर सकते हैं। परंतु जूते चप्पल इत्यादि बेचना जैन या वणिक के लिए शोभनीय नहीं है। प्राकृत साहित्य क्या कोई भी साहित्य इसको स्वीकार नहीं करता है। इसके आगे अगली नेक्स्ट जिज्ञासा। बहुत ही सुंदर तरीके से व्यापार के बारे में पंडित जी ने बताया, उदाहरण देके पाप और पुण्य। मैं अगली शंका के लिए श्रीमती मंजू बज बेंगलोर से आमंत्रित कर रहा हूं। वो ऑनलाइन जुड़ी हो तो हाथ ऊपर कर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी ये चल रहा है, आज गुरु पूर्णिमा भी है, और मैं प्रश्न पूछ रही थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के निर्धारण में प्राकृत साहित्य क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित कर रहा है कि किस प्रकार का कोर्स लागू पूरे देश में होना चाहिए। जिस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार हो रहा है, स्कूल अपनी बुक खुद बनाता है, खुद ही बेचता है, तो केंद्र सरकार इसके लिए पहल कर रहा है। पूरे देश में एक सी शिक्षा, एक सी किताबें होनी चाहिए। परंतु मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि उन किताबों में क्या होना चाहिए। किताबें तो होनी चाहिए, वो उसके अंदर क्या होना चाहिए। तो प्राकृत साहित्य हमें एक
संकेत देता है कि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां जो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। नैतिक मूल्य का अर्थ होता है नीतिगत बातें, जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, मुनि महाराज को आहार दान देना, ये प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। तो उसे कहते हैं नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। इससे क्या हानि और क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि नैतिक शिक्षा यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निर्धारित होगी तो जो व्यक्ति अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होगा और वो अपने माँ बाप को अपने पास रख करके उनकी सेवा करेगा। जो व्यक्ति कुछ पैसों की लालच में अपने मार्ग से भटक करके अन्याय मार्ग का साधन करने लगते हैं, ऐसी कुछ शिक्षाप्रद कहानियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लागू होना चाहिए कि जो पाप का फल बताए कि अन्याय मार्ग में जाने पर इसकी दुर्गति हो और न्याय मार्ग का अनुसरण करने पर यह सुगति यानी सुख भोग रहा है, अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक विचार कर रहा है, रह रहा है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पा रहा है। और दूसरा, चोर चोरी करके दर दर ठोकर खा रहा है, पुलिस से बच रहा है, अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रहा है। इन सब चीजों का मूल्यांकन कब होगा? जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक सही शिक्षा नीति निर्धारित होगी। तो इसमें प्राकृत साहित्य की कथाओं का यदि आश्रय लिया जाए तो एक अच्छी शिक्षा नीति बन सकती है। इसके लिए समाज को और विद्वानों को और व्यक्तिगत रूप सभी लोगों को सरकार को लेटर लिख करके अवगत कराना चाहिए कि इस प्रकार की शिक्षा नीति आपकी तरफ से बन रही है, बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है, परंतु इस शिक्षा नीति पर ये बातें भी जरूर जोड़ी जाएं जिससे कि बच्चों पर अच्छा असर पड़े। नेक्स्ट, तो पाठशाला में भी भैया पाठशाला के अंदर भी एक क्लास यदि अपन इसकी ले लें नहीं, तो वो भी तो ठीक है ना। पाठशालाएं तो नैतिक शिक्षा का गढ़ ही हैं। पाठशालाओं में अनैतिकता की कोई बात सिखाई नहीं जाती है, परंतु हम बात ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि पाठशाला में बच्चा 1 घंटे ही पार्टिसिपेट करता है, परंतु स्कूल में 5 से 6 घंटे रहता है और घर में भी स्कूल का उतना ही वर्क करता है। इस कारण से इसका असर अधिक पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यदि अच्छा लागू हो तो पाठशालाओं में जो पंडित जी विद्वान पढ़ाते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते होंगे, क्योंकि धर्म का ही पढ़ाना है तो धर्म तो कभी अनीति की बात बताता ही नहीं है। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यदि लागू होगा तो हम वहां भी धर्म स्थापित कर पाएंगे, कर सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यदि अपन प्राकृत भाषा को डाल देते हैं, उसमें ले लेते हैं, तो जैन धर्म से अपन बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और मैं अगली शंका के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जैन, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली। यदि वो जुड़े हुए हों तो अपनी शंका। पालम से कोई जुड़ा नहीं है, पालम से नहीं जुड़े कोई नहीं है। मैं ही इनका प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। स्त्री शिक्षा के विषय में प्राकृत साहित्य में किस प्रकार उदाहरण प्राप्त होते हैं? प्राकृत साहित्य स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं रखता है। प्राकृत साहित्य में से कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जहां पुरुषों के साथ स्त्रियों की शिक्षा अनिवार्य है। अलग अलग उनके क्लास वाइज होते हैं। जहां पर मैना सुंदरी का आप उदाहरण देखें, मैण सुंदरी कथा, मैना सुंदरी का उदाहरण देखें, प्राकृत साहित्य की सबसे अच्छी कथाओं में से एक आती है। मैना सुंदरी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी बहन के साथ आरिकाओं के संग में जाती है और वहां पर शिक्षा प्राप्त करके बड़ी होती है। सुर सुंदरी वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भी गुरुकुल जाती है और औरतों के गुरुकुल जाती है और वहां पर जाके शिक्षा प्राप्त करती है। उसी प्रकार से राजकुमारों को पढ़ाने के लिए प्राकृत साहित्य में विद्वानों की पहले व्यवस्था होती थी। तो विद्वान लोग राजकुमारों को पढ़ाते थे, गुरुकुल प्रणाली थी। उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग या जो निम्न वर्ग के गरीब परिवार के लोग भी हैं, उनको भी पढ़ने का पूरा अधिकार था और वह अपनी योग्यता के अनुसार गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक बात प्राकृत साहित्य में पढ़ने को आती है जो कहीं और मुझे पढ़ने को नहीं मिली।
उसमें एक बात कही कवि ने, कुछ भी हो, कितना भी पैसा खर्च हो, जायदाद भी चली जाए, परंतु अपने घर की स्त्रियों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग तो पैसा बचाते हैं कि भाई बेटी पराया धन है, इसको क्या पढ़ाना, चूल्हा चक्की करना है, इसको तो पराये घर जाना है, क्या पढ़ाना, तो लोग पढ़ाते नहीं। पर जब वो प्राकृत का के कवि की एक वो उदाहरण मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो प्राकृत साहित्य में स्त्री शिक्षा का इतना महत्व बताया है। मैंने विचार किया, उसकी अगली पंक्ति जब पढ़ी तो लगा कि जो स्त्री है वो परिवार का आधार स्तंभ है। यदि स्त्री अज्ञानी या मूर्ख होगी तो घर में बचत नहीं कर पाएगी, घर में लोगों को भिड़ाएगी, लड़ाई कराएगी। तो वो स्त्री का बुद्धिमान होना बड़ा आवश्यक है, और बुद्धिमान तभी बन सकता है जब वो शिक्षा प्राप्त करे। जब वो शिक्षा प्राप्त करे तब वो बुद्धिमान बन सकता है। तो स्त्रियों का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो व्यापार के लिए घर से निकलते हैं भोजन करके, और भोजन करने के लिए आते हैं। इतने बीच में स्त्री को घर में रहना है, उनके साथ में उनके बाल बच्चे भी हैं। यदि आपके अनुपस्थिति में कोई आपके मित्रगण या कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको भी अटेंड करने का काम हमारी घर की स्त्रियों को है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं है तो वह हमारे परिवार के साथ गलत व्यवहार कर सकती है, हमारे रिश्तेदारों के साथ अभद्र व्यवहार कर सकती है, समाज में हमारी बदनामी हो सकती है, हमारे बच्चों को जो घर में साथ में रह रहे हैं उन लोगों को गलत शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इससे परिवार विघटन की ओर जा सकता है। इसलिए परिवार के सुसंचालन करने के लिए स्त्री एक आधार स्तंभ है, और इस स्त्री को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि स्त्री शिक्षा प्राप्त नहीं करेगी तो घर सुसंस्कार रूप से नहीं चल सकता है। इसलिए प्राकृत साहित्यकारों ने कहा है, खुद पढ़ो या ना पढ़ो चल जाएगा। बनिया को बेटे हो तो बनियाई तो आएगी, जो व्यापार पिताजी कर रहे हैं वो सीख जाओगे, परंतु यदि स्त्री नहीं पढ़ी तो घर बर्बाद हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राकृत साहित्य में से कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जहां स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। इतना जोर दिया है कि पुरुष की शिक्षा को इतना जोर नहीं दिया हो गया होगा जितना जोर स्त्री की शिक्षा को दिया है। स्त्री आधार स्तंभ है, इसलिए उसको इतना जोर दे करके प्राकृत में शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट। बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में पंडित जी ने बताया कि स्त्री को शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। एवं मैं अगले शंका के लिए अनुश्री बज बेंगलोर से आमंत्रित कर रहा हूं, यदि वो जुड़ी हुई हो तो अपना। अनुश्री बज बेंगलोर, क्योंकि नाम तो नहीं आ रहा है कहीं। अनुश्री बज है क्या? नहीं है। चलिए, अनुश्री बज नहीं है, आप ही पूछ लीजिएगा। प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा के निर्धारण में प्राकृत साहित्य का एक क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? अनुश्री बज शिलालेखी है मेरे पास तो खैर। अच्छा, ये शिलालेखी साहित्य में समाज को क्या लाभ है? शिलालेख पढ़ने की कोई विशेष पद्धति है? अनुश्री बज ने पिछली बार भी पूछा था। बेंगलोर उनके पास में है और श्रवणबेलगोला में बहुत सारे शिलालेख हैं। जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं तो मन में एक भाव उठता ही है कि ये शिलालेख क्या हैं। जगह जगह पर कांच से कवर्ड हैं और लोग कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक जगह है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, शिलालेख का उतना ही महत्व है जितना हमारे जीवन में सांस लेने का महत्व है। यदि हम सांस ना लें तो जीवन संकट में पड़ सकता है। उसी प्रकार से यदि शिलालेख ना हो तो हमारे देश का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कब पड़ा? जब आजादी प्राप्त हुई और कई
सांसद लोगों ने इस देश का नाम रखने की बात करी तो कई लोग सिंधु नाम रखा, किसी ने हिंदुस्तान नाम रखा, अंग्रेजों ने इंडिया नाम रख ही दिया था। ऐसे कई लोगों ने नाम रखे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कोई ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करो जिससे कि हम नाम रख सके। तो उस समय गौरी शंकर ओझा नाम थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा। गौरी शंकर ओझा नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा उड़ीसा के खारवेल का शिलालेख है कुमारी पर्वत पे। उस समय ईसा पूर्व 150 में, ईसा पूर्व 150 का अर्थ है कि 2000 साल तो इस ईस्वी के, इससे 150 साल पहले ईसा पूर्व 150 में खारवेल ने एक शिलालेख लिखा। वह शिलालेख 17 पंक्तियों में है। उस 17 पंक्तियों में 10वीं पंक्ति में भरतवर्ष नाम आया। तो प्राकृत के उस शिलालेख को पढ़ने के बाद इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। यानी इस देश का नाम भारत उस शिलालेख के कारण से रखा गया। ऐसे ही अशोक ने ईसा पूर्व 256-57 में शिलालेख लिखवाए, जहां उसने चर्चा की कि जगह जगह पर प्याऊ खुलवाने चाहिए, धर्मशाला बनवानी चाहिए, साधुओं के रहने के लिए स्थान बनवाना चाहिए, साधुओं को आहार दान देना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पशु पक्षियों की रक्षा करना चाहिए। ये सब नैतिक बात शिलालेखों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। शिलालेख समाज के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम ये समझें कि शिलालेख है क्या। जिस प्रकार से हम कागज पर लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद वह कागज नष्ट होने लगता है। हम ताड़पत्र में लिखते हैं तो ताड़पत्र का अर्थ है जो ताड़ नाम का एक वृक्ष होता है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको सुखा करके उसमें लेप लगा करके फिर सुखाते हैं, फिर उनमें लिखा जाता है। उन ताड़पत्रों की कुछ उम्र है। उसके बाद धातु की उम्र है, उसी प्रकार से पत्थर की उम्र है। यदि हम कागज पर लिखा हुआ कुछ वर्षों तक ही संभाल सकते हैं तो पत्रों पर लिखा हुआ बहुत सालों तक संभाल सकते हैं। इस कारण से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती थी, राजनीति से संबंधी, एक प्रशस्ति से संबंधी, या युगों युगों तक वह बात लोगों को बताई जा सके, ऐसी कोई बातें होती थी, उन बातों को बताने के लिए लोग शिलालेख पर अंकित कराते थे कि सालों सालों तक लोग इस शिलालेख को देख करके याद रखें कि ऐसी बात पहले कभी कही जा चुकी है। और शिलालेख ओपन में होते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, परंतु कैसे पढ़े? तो शिलालेख तो होते हैं बड़े बड़े, हम पढ़ने जाएं तो पढ़ नहीं सकते। तो शिलालेख पढ़ने की एक पद्धति होती है। जहां भी शिलालेख होता है उस पर एक केमिकल से लेप किया जाता है। लेप करने के बाद उतनी बड़ी सीट, कागज की सीट, उसके ऊपर बिछाई जाती है। बिछाने के बाद जैसे अपन लोग सिक्का होता है, सिक्के के ऊपर कोई कागज रख करके और घिसते हैं तो सिक्के की परछाई उस कागज में आ जाती है, ये सीधा है उल्टा है। उसी प्रकार से उस शिलालेख के लेप लगाने के बाद कागज बिछाया जाता है और कागज बिछाने के बाद उसको ऊपर से प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद जो शिलालेख में लिखा हुआ था वह शिलालेख का जो छाप थी वो कागज में आ जाती है। फिर उस कागज को फोटो स्टेट कराते हैं लोग, कॉपी कराते हैं। कॉपी कराने के बाद पता करते हैं कि इसमें कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा है। फिर उसके बाद जो लिपि का जानकार होता है, भाषा का जानकार होता है, उस शिलालेख को वो पढ़ लेता है। आज हम देवनागरी लिपि जानते हैं तो देवनागरी लिपि के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। पहले लोग ब्राह्मी लिपि जानते तो ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही ब्राह्मी लिपि पे प्राकृत भाषा के बहुत सारे महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिससे कि देश, संस्कृति, समाज इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है कि हम वर्तमान स्थिति पर कहाँ हैं और पूर्व में कहाँ थे। तो ये आपकी जिज्ञासा थी और इसका शायद आपको समीचीन समाधान प्राप्त हो गया होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से शिलालेख को कैसे प्राकृत भाषा में इन्होंने, पंडित जी ने बताया कि भारत का नाम प्राकृत यदि भाषा में अपन ने शिलालेख नहीं लिखा होता तो शायद आज भारत का नाम भारत नहीं हो पाता। और शिलालेख को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया।
हमारे जो शंका थी, जिन भी हमारे पास जो शंका प्राप्त हुई थी, सभी लोग आ चुके हैं। मैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में हमें जो भी हमारी शंकाएं थी सभी लोगों की, उन शंकाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से उदाहरण के माध्यम से और सरल तरीके से हमें समझाया। एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दर्शना जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ही ये पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। और 6 शंकाओं में जो हमारे प्राकृतिक जिज्ञासा समाधान जो 6 सत्र हुए हैं, उनमें भी काफी सारी शंकाएं हमारे को प्राप्त हुई थी और हमारे अलग अलग विद्वानों ने बहुत ही अच्छे से उन शंकाओं का समाधान किया था। यदि आपको उसकी सीडी चाहिए हो तो डॉक्टर दर्शना जी से ले सकते हैं। और हमारी जो आज की आयोजक संस्थाएं अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद, त्रिलोक उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, शाकाहार गैलरी ओम टावर जयपुर, धर्मोदय विद्यापीठ सागर मध्य प्रदेश, समन्वय वाणी फाउंडेशन जयपुर राजस्थान, ये हमारी आयोजक संस्थाओं का भी बहुत हमारे जो प्राकृतिक जिज्ञासा समाधान में योगदान है। एवं समस्त लोग जो जुड़े हुए हैं और जो शंकाएं हमारे से पंडित जी से और जो हमारे 6 सेशन में पूछ चुके हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सभी को जय जिनेंद्र करके पंडित जी से मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कह के और आज की मीटिंग का। मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करने का हमारा एक उद्देश्य था कि जो व्यक्ति प्राकृत साहित्य नहीं जानते हैं और सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती कि प्राकृत साहित्य क्या है, या जिस प्रकार से हम घर में बर्तनों का उपयोग करते हैं तो बर्तनों के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कटोरी है, चम्मच, कढ़ाई, तवा इत्यादि, हम बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश शब्द प्राकृत के हैं। हम बोलते तो हैं, हम जानते नहीं। जब हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसके प्रति हमें जानना भी हमारा कर्तव्य है। तो इस सर्वसाधारण लोग इस बात को जाने कि किस प्रकार से हम प्राकृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मन में हम बैठे हुए हैं और अचानक, देखिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप बाजार में जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि क्या प्राचीन काल में इसी प्रकार से वाहन व्यवस्था थी। आप जहाज में जा रहे हैं या एरोप्लेन में जा रहे हैं तो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि क्या प्राचीन काल में इस प्रकार की कोई वाहन व्यवस्था थी, जिसका उदाहरण प्राकृत साहित्य में मिलता हो। लेखन की क्या सुविधा थी पहले, जिस प्रकार आज हम ट्यूबलाइट की रोशनी पर रात को भी पढ़ लेते हैं, क्या प्राचीन काल में ऐसे लोग पढ़ते थे। गुरुकुलों की क्या शिक्षा प्रणाली थी, इसके बारे में प्राकृत साहित्य क्या कहता है। इन्हें जीवन से जो भी जुड़ी हुई वस्तुएं हैं या जीवन के जो भी आपके अनुभव हैं, उसे प्राकृत साहित्य के साथ जोड़ के देखिए। आपके पास ढेरों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि मैं किस किस को पूछूं। आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं, आपने विवाह किया तो क्या प्राकृत साहित्य में विवाह की कोई विधि है? क्या प्राकृत साहित्य में विवाह भी समीचीन है या नहीं है? क्या ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए? क्या विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरा एक लेख है वैवाहिक जीवन और प्राकृत साहित्य। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जब कन्या अपनी माँ के घर से ससुराल जाती है तो उसको माँ क्या शिक्षा दे, या शादी से पूर्व पिता अपने बेटे को क्या शिक्षा दे। प्राकृत साहित्य इसके बारे में खुलकर के वर्णन करता है। आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि जीवन में हम कहाँ छूते थे और कहाँ भी रह गए और हमें कितने आगे बढ़ना है। इन सब जिज्ञासाएं हमारी उत्पन्न होंगी तब जब हम अपने जीवन को प्राकृत साहित्य से या प्राकृत भाषा से मिला के देखेंगे, या ये कहें कि जो भी साहित्य पढ़ते हैं
या जो भी प्राचीनता हमारे साहित्य में है उन सबके साथ अपने जीवन को मिला के देखें, जिज्ञासाएं स्वतः ही उत्पन्न होने लग जाएंगी। दूसरा एक और साधन है कि आप प्राकृत साहित्य पढ़िए, पढ़ने में जो समझ में नहीं आएगा वो जिज्ञासा है, जो समझ में नहीं आया वो जिज्ञासा है। तो प्राकृत साहित्य का जैसे आज हम शुद्ध ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो हम चला रहे हैं, उसमें एक प्राकृत का ग्रंथ हमने रखा है अभी, नाग कुमार चरित, जिसका हिंदी अनुवाद अकेला हम आपको भेज रहे हैं, प्राकृत या अपभ्रंश नहीं भेज रहे हैं। तो एक वो हिंदी अनुवाद भी आप पढ़ करके देखें तो उसमें कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। क्या ऐसा प्राचीन काल में होता था तो वर्तमान में हो सकता है? ये मन में आप जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही जिज्ञासा समाधान से आप जुड़ते रहेंगे तो ज्ञान की वृद्धि आपको होती रहेगी। इसी मंगलमयी भावना के साथ आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम हम आप लोगों के साथ यहीं तक हमारा सफर था। अगले कार्यक्रम 12 तारीख को आयुर्वेद के ऊपर है। आयुर्वेद जिज्ञासा समाधान है, उसमें आप अपने किसी भी प्रकार की शंकाएं हैं शुक्रवार तक आप हमें भेजें। हम एक्सपर्ट के पास, आयुर्वेदाचार्य जो हैं उनके पास भेजेंगे और वह आपकी शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। आप अधिक से अधिक जुड़ें, अपने अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुंचाएं कि आयुर्वेद की कोई भी शंका हो, किसी से भी संबंधित हो, गंभीर बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी हो, हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है हास्यास्पद नहीं होना चाहिए, एक सीरियसली होनी चाहिए। ऐसी बीमारियों के बारे में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और संयोजक महोदय ने मुझे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मेरी बात आप सभी ने सुनी, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।